Hello students, this is Gurvinder Singh from Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you fundamental principles of management, unit 2 of business studies from class +2 commerce. लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेनरी फ्यूल कौन है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, फ्रांस का बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसने अपनी बुक के अंदर जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक जो थी उसके अंदर अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। और हेनरी फ्यूल का जो बर्थ था वो था 1841 के अंदर। और इसी बुक के अंदर उन्होंने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल्स जहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं, वहीं एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, जो 5 फंक्शन हम पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है। और साथ ही में इन्होंने प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो सजेस्टिव होने चाहिए, शॉर्ट इन नेचर होने चाहिए, हालातों के अनुसार कैसे उनको लगाया जाए या किन किन प्रिंसिपल्स को लगाया जाए, सिर्फ इतना ही सजेस्टिव होने चाहिए वो। और सेकेंडली, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वो हालातों के अनुसार या मॉडर्न टाइम के अनुसार वो चेंज होते रहने चाहिए। तो ये इन्होंने बताया था प्रिंसिपल्स के बारे में। और जान लेते हैं इनके कौन से वो 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनको लागू करके मैनेजमेंट में अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे आ गया है डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, उस एक्टिविटी के जितने भी काम हैं वो डिवीज़न कर दो उनकी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि एक टेलर की दुकान है, टेलर की शॉप के ऊपर बहुत सारे जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं। अगर हर एक कारीगर पैंट, शर्ट या ओवरकोट, एक ही जो कारीगर है वो सारी की सारी चीज़ें सिल रहा है, उसके लिए वो सभी चीज़ों के अंदर स्पेशलिटी हासिल करना पॉसिबल नहीं होगा या मुश्किल होगा, यानी कि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर वो हर एक चीज़ को खुद ही एक ही व्यक्ति बना रहा है। अगर वहाँ पे 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक पैंट सिल रहा है, दूसरा शर्ट सिल रहा है, तीसरा कोट सिल रहा है या चौथा उनके बटन स्टिच कर रहा है, तो ऐसे में हर एक कारीगर अपने काम में महारत हासिल कर लेगा। यानी कि वो डिवीज़न ऑफ वर्क अगर कर दिया जाए वहाँ पे तो अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। पहला हेनरी फ्यूल ने कहा कि आप वर्क की डिवीज़न कर दो ताकि स्पेशलिटी जो है हासिल की जा सके। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, काम दिया गया है करने के लिए, साथ के साथ उतनी ही उसको पावर्स दी जानी चाहिए, यानी कि अथॉरिटी दी जानी चाहिए उस काम को करने के लिए। ऐसा ना हो कि अगर किसी को एक छोटे लेवल के मैनेजर को काम सौंपा गया है लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप से कोई डिसीजन ले सके, बार बार उसको अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है हर एक डिसीजन लेने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारा जो टाइम है वो कंज्यूम हो सकता है। या फिर इनफ पावर ना होने की वजह से बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हाथ से निकल सकती हैं। अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे उतनी ही उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, पावर्स भी होनी चाहिए। तीसरा ये कहता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब चाहे इसके अंदर सिंसेरिटी हो, चाहे इसके अंदर ओबीडियंसी हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे अथॉरिटी और एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो आप अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके प्रति ओबीडियंट होंगे, सिंसियर होंगे, आप पावर्स की रिस्पेक्ट करेंगे और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं किसी भी बिज़नेस के उनको फॉलो करोगे। ये डिसिप्लिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने बताई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। अगला ये कहते हैं यूनाइटी ऑफ कमांड।
यूनाइटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब है कि मैंने किसी को अगर वर्क दे दिया करने के लिए, सो अगर कमांड के अंदर यूनाइटी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को काम दे दिया करने के लिए, उसी को ही एक और व्यक्ति ने काम दे दिया जो मेरे इक्वल लेवल का मैनेजर है, उसने भी काम दे दिया। सो यहाँ पे उस वर्कर के लिए काम करना इजी नहीं होगा, क्योंकि उसको यूनाइटी ऑफ कमांड नहीं मिला, यानी एक व्यक्ति से कमांड नहीं मिली, दो व्यक्तियों से कमांड मिल गई, और वो किसका काम पहले करेगा ये भी उसके अंदर माइंड के अंदर एक होगा, और अगर मेरा काम पहले नहीं करेगा तो मेरी भी उसके प्रति एक हीन भावना मेरे मन में पैदा हो जाएगी उसके प्रति। सो यहाँ पे किसी भी वर्कर, किसी भी मैनेजर को जो कमांड मिल रही है वो एक ही व्यक्ति से मिलनी चाहिए। एक से ज़्यादा व्यक्तियों से मिलेगी तो वहाँ पे कन्फ्यूजन भी पैदा होगी, वो डिफेंडेंस एक दूसरे को भी बना देगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटी ऑफ डायरेक्शंस। सो पिछला था यूनाइटी ऑफ कमांड, यानी कि एक व्यक्ति से ही कमांड मिलनी चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। यहाँ पे आता है यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जानी है किसी भी मैनेजर को या फिर किसी भी वर्कर को, उसके अंदर भी यूनाइटी हो। ऐसा नहीं है कि मैंने तो कह दिया कि दाएं जाओ, किसी दूसरे ने कह दिया बाएं जाओ, तो वहाँ पे जो भी डायरेक्शन दी जा रही है वो यूनाइटी में हो, एक ही जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड की जाए। अगला इसका प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सो यहाँ पे दो तरीके के इंटरेस्ट के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दो इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। देखिए, एक तो होता है पर्सनल इंटरेस्ट, एक होता है जनरल इंटरेस्ट। अगर मान लो कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर हूँ, वर्क काम कर रहा हूँ, तो पहला मेरा मोटिव होगा, पर्सनल मोटिव होगा कि मैं वहाँ से सैलरी हासिल करनी है। दूसरा मेरा एक जनरल मोटिव भी होगा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी हासिल करने में हेल्प करनी है। सो यहाँ पे जो मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है या जिसको हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो नीचे रहना चाहिए, वो सबॉर्डिनेट होना चाहिए। किसका सबॉर्डिनेट होना चाहिए? जो सबका इंटरेस्ट है, यानी कि जनरल इंटरेस्ट। पहले हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करना है, उसके बाद हमारे जो इंटरेस्ट हैं सैलरी हासिल करना या कमीशन हासिल करना, वो हमारा उसके नीचे होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो मैंने काम किया उसके बदले में मेरे को क्या मिल रहा है। सो रेम्यूनरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल्स में, जिसमें अगर कोई व्यक्ति काबिल है उसको उस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति उतना काबिल नहीं है, उससे कम है, तो उसको उस हिसाब से कम सैलरी मिलनी चाहिए। या अगर कोई अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो उसको बोनस वगैरह के रूप में भी जो रेम्यूनरेशन है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केलर चेन। सो स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन कम्युनिकेशन का एक रास्ता है। कम्युनिकेशन, जब एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करता है तो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो यहाँ पे अगर मान लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक ये इस तरफ डिपार्टमेंट है और एक ये इस तरफ डिपार्टमेंट है। सो अगर कम्युनिकेशन करना है तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल होता है कि अगर ए ने कोई बात करनी है डी से, तो ए की पहले बात बी तक जाएगी, बी की सी से, सी की डी से, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे ही अगर डी ने कोई बात ए से करनी है तो डी से सी, सी से बी, बी से ए, तो ये एक रास्ता होता है कम्युनिकेशन का। सो अगर यहाँ पे डी ने कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ जी में करना हो या सी ने कोई भी कम्युनिकेशन एफ से करना हो, तो क्या होगा? पहले डी से सी, सी से बी, बी से ए, फिर ए से ई, ई से एफ, एफ से जी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया है गैंगप्लैंक स्केलर चेन, जिसके अंदर कम्युनिकेशन जो होगा वो एक ऑर्डर में ही होगा, लेकिन उसके अंदर एक गैंगप्लैंक लगाया है, जिस गैंगप्लैंक की हेल्प से दो एक ही लेवल के जो व्यक्ति हैं वो आपस में
कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी और एफ एक ही लेवल पे हैं, बी और ई एक ही लेवल पे हैं, और डी और जी एक ही लेवल पे हैं। तो ये गैंग प्लैंक के ज़रिए वो जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जस्ट किया है स्केलर चेन के थ्रू और गैंग प्लैंक के थ्रू। नेक्स्ट है ऑर्डर। So order, the principle is concerned with proper and systematic arrangement of things and peoples. So किसी भी थिंग का जो बिजनेस के अंदर है, कोई भी चीज़ है, मशीनरी है, उसका एक अपना ऑर्डर होना चाहिए, वो अपने एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक फ़र्नीचर बनाने वाला एक उद्योग है, वहाँ पे जो मशीन्स पड़ी हुई हैं उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि पहले काटने वाली जो बड़ी लकड़ी है उसको काटने वाली मशीन हो रही है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद उसको शेप देने वाली मशीन दूसरे नंबर पे रखी होनी चाहिए, उससे आगे फर्नीचर बनाने वाले डिफरेंट इक्विपमेंट्स वो तीसरे लेवल पे होने चाहिए, उसको फाइनल टच देने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो चौथे नंबर पे होने चाहिए। सो ऐसे में अगर कोई चीज़ है उसको भी सीक्वेंस में रखिए, ऑर्डर में रखिए, और अगर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी आप एक सीक्वेंस और ऑर्डर में रखिए ताकि आपको काम करना ईजी रह सके। तो ये तो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्डर। आगे आता है इक्विटी। ऑल एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। तो जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सबको क्या किया जाना चाहिए, इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पक्षपात किया जा रहा है किसी के साथ। फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस ये सब के लिए होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। सो जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनको श्योरिटी होनी चाहिए, उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए ताकि वो भी जो लंबे समय के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हेल्प करने, उनको अचीव करने के लिए कभी भी झिझकिराए ना। सो हर एक पर्सन जो वर्क किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहा है उसको श्योरिटी होनी चाहिए कि वो कभी भी बिजनेस से निकाला नहीं जाएगा और वो लंबे समय के लिए श्योरिटी से काम कर सकता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको एक मौका दिया जाना चाहिए आगे आने का। अगर किसी के पास कोई सजेशंस हैं, किसी के पास कोई अच्छे प्लान्स हैं, तो उनके प्लान्स को तरजीह देनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें और अपनी भागीदारी जनरल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में दे सकें। तो सभी एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो सजेस्ट करें अपने आइडियाज़ को, एक्सपीरियंसेस को या न्यू मेथड ऑफ वर्क को। आगे आता है एस्पायरेट डे कॉप्स। सो एस्पायरेट डे कॉप्स जो वर्ड है इसका मतलब है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनके आगे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एक टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं अपनी टीम को कि मैं ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता हूँ, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे उतनी कारगर साबित नहीं हो सकती जितना वो अगर ये कहे कि हम इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं। यानी कि एक टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए किसी भी मैनेजर को। और लास्ट इसका प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर सबसे ऊपर मैनेजर बैठा हुआ है, सारी की सारी पावर्स, अथॉरिटी उसी के पास है। अगर नीचे वाले किसी भी मैनेजर ने कोई भी डिसीजन लेना है, काम करना है, तो वो काम करना पड़ेगा सबसे ऊपर वाले मैनेजर से पूछ करके, टॉप लेवल से पूछ करके। यानी कि सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी पावर्स को एक ही हाथ में दिया जाता है, वो अपनी अथॉरिटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि उसने सारी की सारी अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी भी मैनेजर को, किसी भी अपने सुपीरियर से कोई भी बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से ही कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने कहा है
आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या करो, एक बैलेंस बना के चलो। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपरली सेंट्रलाइजेशन कर दो, सारी पावर अपने पास रख लो। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपरली डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, सारी पावर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दोनों के ही नुकसान हो जा सकते हैं आपको। आप दोनों के अंदर एक बैलेंस बना के चलो। आप सेंट्रलाइजेशन कुछ पावर अपने पास भी रखो और कुछ पावर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो, जिससे अच्छे तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि दिए हैं हेनरी फ्योल ने। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं।